नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सियासी सवाल, लेकिन हम बात करेंगे सवाल का जवाब भी। सवाल क्यों? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है और दोनों दलों ने अपनी अपनी चालें भी चलना शुरू कर दी हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी आमने सामने हैं शिवराज और कमलनाथ। शिवराज रोजाना एक सवाल पूछकर कमलनाथ से जवाब मांग रहे हैं, तो कमलनाथ जवाब के बदले उल्टे सवाल दाग रहे हैं। सीएम कांग्रेस के वचन पत्र का एक वचन को जनता के सामने रखकर पूछ रहे हैं कि 15 माह में इन्हें पूरा क्यों नहीं किया। तो कमलनाथ भी ट्विटर पर सवाल के बदले सवाल दागते हुए पलटवार कर रहे हैं। कह रहे हैं, शिवराज जी आप फिर झूठ का पुलिंदा लेकर आ गए। लेकिन सवाल यह है कि सवालों के सीधे जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, और इन सवालों से दोनों दलों को सियासी लाभ होगा या नुकसान, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बीच सियासी नोकझोंक जारी है। इस सियासी संग्राम का केंद्र बिंदु कांग्रेस का 2018 का वचन पत्र है, जिसमें कमलनाथ ने कई वचन दिए थे। इसी को आधार बनाकर शिवराज सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं और कमलनाथ पर 15 माह के कार्यकाल में एक भी वचन पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए हमला कर रहे हैं। शनिवार को शिवराज ने कमलनाथ पर गेहूं, चना, सरसों से लेकर सभी फसलों पर बोनस देने का वचन नहीं निभाने का आरोप लगाया है। रविवार को शिवराज ने आरोप लगाया कि कमलनाथ ने दूध उत्पादक कृषकों को दुग्ध संघ के माध्यम से प्रति लीटर 5 रुपए बोनस देने का वचन भी नहीं निभाया। कल हमने कमलनाथ जी से सवाल पूछा तो वो बौखला गए। अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई सवाल पूछता है क्या? तुम जनता को भ्रमित करते रहो, झूठ बोलते रहो और हम तुमसे पूछे भी नहीं। कमलनाथ जी तूने इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? तुम ये बताओ वादे पूरे क्यों नहीं किए? मैं फिर कह रहा हूं, कल मैंने पूछा था, कांग्रेस ने 2018 में किसानों को वचन दिया था, गेहूं, चना से लेके सरसों से लेके सब फसलों पर बोनस देंगे। ढेला नहीं दिया, ढेला। और अब फिर भरमाने निकले, जवाब देना पड़ेगा। पहले दिए वादे पूरे क्यों नहीं किए? बोनस नहीं दिया, उसका जवाब दो। और आज दूसरा सवाल फिर पूछ रहा हूं, हम पूछेंगे। कमलनाथ जी आपने कहा था 2018 के वचन पत्र में कि दूध उत्पादक कृषकों को दुग्ध संघ के माध्यम से प्रति लीटर 5 रुपया बोनस देंगे। ढेला दिया क्या 1.25 साल में? जवाब देना पड़ेगा। सवाल हम पूछेंगे, जनता जवाब चाहती है। उधर कमलनाथ शिवराज के सवालों का जवाब सवालों से दे रहे हैं। कमलनाथ ने एक ट्वीट में शिवराज से पूछा है कि आपने भाजपा की नारी शक्ति संकल्प पत्र में कृषि उपज और दूध के प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए महिला स्व सहायता समूहों और एफपीओ को 20 लाख रुपए तक का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया था। क्या आप जनता के सामने तथ्य रखकर बताएंगे कि इस घोषणा पर क्या प्रगति हुई है, या फिर दूध पर किए इस वादे का भी आपने दही कर दिया? आइए जानते हैं शिवराज के सवाल पर कांग्रेस के अब्बास हफीज का क्या कहना है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सवाल के प्रति जवाबदेही किसकी बनती है। मध्य प्रदेश में सवाल किससे पूछे जाएंगे? सवाल मुखिया से पूछे जाएंगे, मुख्यमंत्री से पूछे जाएंगे। अरे 2 दशक के मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं सवालों से बचने के लिए कि मैं तो कमलनाथ जी से सवाल पूछूंगा ताकि उनके सवालों से वो बच सके। लेकिन आप जनता के सवालों से नहीं बच सकते हैं। जनता के प्रति कमलनाथ जी की सादा आज जवाबदेही शिवराज जी की है, क्योंकि शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ जी ने तो अपना हिसाब किताब हर एक महीने, हर 6 महीने में और 1 साल के बाद दिया था जब मुख्यमंत्री थे, और जनता ने उसको महसूस भी किया है। कमलनाथ जी की जो बिजली के बिलों को आधा करने की स्कीम थी, सस्ती बिजली देने की स्कीम थी, किसानों की कर्ज माफी की स्कीम थी, ऐसे ही शुद्ध से युद्ध की स्कीम थी, ये सारी योजनाओं को जनता ने देखा और महसूस किया और फायदा उठाया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी की हर योजना जो होती है वो सिर्फ कागजों में होती है, तो उस पर सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और शिवराज जी अगर इतना ही सवालों से बचना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं तो आए और डिबेट कर लें, और डिबेट में साफ हो जाएगा कि कौन किसने कितने काम किए। जनता अच्छे से जानती है और जनता उन्हीं सवालों को लेकर चुनावी मैदान में जाएगा।
सीएम शिवराज और पीसीसी चीफ कमलनाथ का सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। दरअसल कुछ समय से कमलनाथ रोज एक ट्वीट कर रहे हैं और उसमें जनता को वचन दे रहे हैं। ट्वीट कांग्रेस के 2018 के वचन पत्र पर आधारित हैं। इन ट्वीट में वही लोक लुभावने वादे हैं जो कांग्रेस ने 2018 में किए थे। अब शिवराज ने इन वादों पर जवाब मांगना शुरू कर दिया है। इससे एक तरफ जहां सियासी माहौल गर्मा गया है, वहीं कमलनाथ सीधे सीधे जवाब देने की जगह उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष तिवारी, बीजेपी सह मीडिया प्रभारी हैं, सिद्धार्थ सिंह राजावत हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, सवालों के जवाब सवाल से आ रहे हैं, इसलिए एक सवाल आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि सवालों की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। वो कह रहे हैं कि सवालों से बौखला गए हैं कमलनाथ जी, और वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि एक एक वचन जो पहले उन्होंने दिए थे 2018 में वही सामने रख रहे हैं। झूठ बोलते रहेंगे तो क्या सवाल ना किए जाएं? और सवालों के जवाब सवालों से ही आ रहे हैं। क्यों बच रहे हैं दोनों ही दल सवाल का जवाब देने से? देखिए चौकसे जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी ने बोला इधर उधर की बात मत कर, ये बता के काफिला कैसे लुटा, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इधर उधर की बात मत कर, ये बता के मध्य प्रदेश कैसे लुटा। सबसे पहले उनको ये बताना पड़ेगा 3,25,000 करोड़ का कर्जा है हमारे पास, 3,25,000 करोड़ का। और आप जिसकी बात कर रहे हैं जो शिवराज सिंह जी, 10,000 करोड़ जो किसानों का हमारी खरीद फसलों की खरीद हुई है, केंद्र सरकार ने उसका भुगतान नहीं किया है। और शिवराज सिंह जी किसकी बात करते हैं? 25,000 झूठी घोषणाएं करके घोषणा वीर बने हैं। चलो उनने घोषणाओं में तो एक उनने महारत हासिल करी थी। अब आप देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने आज ये भी साबित कर दिया कि झूठ भी शर्मा गई है उनके सामने। आप स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोल कर आए, आप विकसित मध्य प्रदेश बोल के आए, आप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बोल के आए, फिर अभी आपने कुछ समय पूर्व बोला कि हम गुजरात मॉडल बनाएंगे। अरे भाई, तीनों में आप विफल रहे, आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं और आप तो सिद्धार्थ जी, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा होना चाहिए था ना सिद्धार्थ जी, कि उन्होंने यदि पहले सवाल पूछ लिया तो आप उसका जवाब देते, फिर आप सवाल करते तो ज्यादा बेहतर होता। एक सवाल किया तो आपने दूसरा सवाल दाग दिया। वो यदि सवाल कर रहे थे तो आप कहते देखिए हमने ये किया है 15 माह में, ये हमारी रिकॉर्ड है जिस सवाल का आपने, फिर वो आप सवाल करते तो उधर प्रेशर बनता कि जवाब देने का। चौकसे जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि जवाबदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की है कि माननीय कमलनाथ जी की? अभी मुख्यमंत्री कौन है? प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? आप लगातार 17 साल से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उसके बावजूद आप है ना कमलनाथ जी से सवाल कर रहे हैं 1.5 साल के। अरे आप 1.5 साल का, तो हमने तो 1 साल बाद ही अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया था जनता के बीच में। आपने 17-18 साल तक, अभी 18 साल होने जा रही है, 23 में चुनाव है, आप अभी तक अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पाए हैं। 3,25,000 करोड़ का कर्जा है आपके पास। अभी आपने फिर अभी कर्ज लिया है केंद्र से और आप अपना जीएसटी का पैसा मांग नहीं पा रहे। किसान परेशान है। 36,000 किलोमीटर की मध्य प्रदेश की सड़कें बह गई हैं अतिवृष्टि अति वर्षा से। अभी जो आपदा आई थी उसमें किसानों के मवेशी बह गए हैं, खड़ी फसलें चली गई, उनको मुआवजा आप 2 साल से दे नहीं पाए हैं। 2 बार का, इस बार का भी नहीं दे पाए, पिछली बार का भी नहीं दे पाए। और आप बात कर रहे हैं कमलनाथ जी से सवाल कर रहे हैं। अरे कमलनाथ जी के समय में शुद्ध का युद्ध, वो सीधे कह रहे हैं ना सिद्धार्थ जी कि आप वचन दे रहे हैं ट्विटर पे, इसलिए सवाल कर रहे हैं कि रोज आप एक वचन दे देते हैं, तो हम ये पूछ रहे हैं कि पिछले वचनों का क्या हुआ? देखिए चौकसे जी, पहले भी आपके पास, मैं आपके चैनल में डिबेट में बैठा हूं और ये बात हमने पहले भी कहा था कि आप 1.5 साल की बात हमसे पूछ रहे हैं, हमारे वचनों की पूछ रहे हैं, हमारे वचन पत्र की पूछ रहे हैं, पर आप आज तक इनकी विफलताओं के सवाल क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग? आप लोग या तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं तो आशीष जी आपसे सवाल किए जा रहे हैं, तो पहली जवाबदारी तो आपकी बनती है, क्योंकि आप सरकार के मुखिया हैं, तो पहले जवाब आपको देना चाहिए था कि ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। वो तो कह रहे हैं हम साल भर में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर चुके हैं, 15 माह से सवाल कर रहे हो आप अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं देते? आप भी तो सवाल का जवाब सवाल से दे रहे हैं। आशीष जी देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्र अभी बोल रहे थे और मैंने उसके पहले कांग्रेस के जो मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं उनको भी सुना, और इन दोनों की बातों को सुनने के बाद मैं केवल एक ही बात इनसे पूछूंगा
कि क्या आपने अपने वचन पत्र में कन्या विवाह सहायता योजना प्रारंभ करने की बात कही थी, क्या वो हुई? हाँ या ना में उत्तर दे दें। ये इनके पास उत्तर नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा कि गेहूं चना में बोनस देंगे, सरसों की फसल में बोनस देंगे, दिया? हाँ या ना में उत्तर दे दें। नहीं दे पाएंगे क्योंकि इन्होंने नहीं किया। और आपको मैं ये बताता हूं, ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, तो मैं आपको बता दूं, जब 2003 में इनकी सरकार हुआ करती, 2003 के पहले, तब आवास प्रति ग्राम पंचायत 2 से 3 होते थे। जो सवाल कमलनाथ जी ने किया उसका जवाब दे दीजिए ना, बाकी की चीजें बताने जब वो सवाल करेंगे तब दे दीजिए। आवास बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने जननी एक्सप्रेस ने काम किया, वो है 108 एम्बुलेंस दोगुनी करने की घोषणा की थी, वो क्यों पूरी नहीं की? तो वो भी तो सवाल कर रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए कि हाँ हमने ये पूरी कर दी, आपने क्या किया? दोनों ही सवाल का जवाब सवाल से दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम अपने वचन पत्र में बोले, वह वचन पत्र श्रमबद्ध तरीके से हमने पूर्ण किया। और जैसे ही हमारी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनती है, कोरोना काल के दौरान, एक भीषण आपदा के दौरान, उसके बाद भी हमने अपने वचन पत्र के अनुसार वो काम किया। हमने जो महिलाओं के लिए काम करना था वो काम किया। और आपको तो मैं ये भी बता दूं कि लाडली लक्ष्मी योजना 2 के बाद में आज माननीय शिवराज जी ने पिछले 2 दिन पहले लाडली बहन योजना प्रारंभ की। और आप ये देखिए कि ऐसी योजनाएं जो सीधे राशिद जी, आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो सिद्धार्थ जी कर रहे थे। उनसे सवाल करो तो वो सवाल आपसे कर देते हैं, आपसे सवाल करो तो आप उनसे सवाल कर देते हो। तो आप ये बताएं कि आपने ऐसी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उन्हें बंद करने की आवश्यकता क्या थी? तो वो भी कह रहे हैं जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनके वचन पत्र में आपको लगती हैं तो आप लागू कर दीजिए। काम किया जाए मध्य प्रदेश की भूमि पर। ठीक है, हम लौटूंगा, शर्मा जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। शर्मा जी, सवाल जवाब तो सुना होगा आपने कि कोई सवाल करता है उसका जवाब आता है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया तरह का ट्रेंड चल रहा है। सवाल कीजिए तो जवाब आता है सवाल से। इससे किसको लाभ होने वाला है या नुकसान होगा? क्यों इस तरह से सवालों का दौर सवाल से चल रहा है? देखिए, मोटे तौर पर यह बात आपकी सही है कि अगर किसी ने सवाल पूछा है तो अगले को उसका उत्तर देना चाहिए, और अगर दूसरे को भी सवाल भी पूछना है तो पहले उस सवाल का उत्तर दे दे, उसके बाद फिर नए सिरे से अपना सवाल कर ले, लेकिन उत्तर तो आना ही चाहिए। लेकिन ब्रजेश जी, इस परंपरा में मैं एक बात ये अच्छी देख रहा हूँ कि आमतौर पर जो वरिष्ठ नेता हैं, जिस प्रदेश स्तर के, जैसे शिवराज जी हुए, कमलनाथ जी हुए, तो ये लोग अपना घोषणा पत्र, अपना वचन पत्र अपना पढ़ते ही नहीं थे। तो कम से कम अब भले ही अपना ना पढ़ रहे हो, दूसरे का पढ़ रहे हो, तो ये एक परंपरा तो आरंभ हुई कि भाई वरिष्ठ लोग भी पढ़ने लगे। तो अब इससे जो है कहीं ना कहीं ये घोषणा पत्र और वचन पत्र पढ़ने की प्रक्रिया आरंभ हुई है। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर तो दिया ही जाना चाहिए। जो घोषणा पत्र भाजपा के रहे हैं, जो घोषणा पत्र कांग्रेस के रहे हैं, दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। ये ठीक है कि ये हम कह सकते हैं कि प्रदेश में चूंकि आर्थिक व्यवस्था इतनी तंगी में है कि सारे वचन पूरे नहीं किया जा सकते, लेकिन अगर सारे वचन पूरे नहीं किए जा सकते तो वचन देने में ये सावधानी बरती जाना चाहिए कि बजट देख करके, आर्थिक स्थिति देख करके, प्राकृतिक और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को देख करके किस तरह का वचन दिया जाए, वैसी ही घोषणा होनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के ये मुझे जो टैक्टिस आ रही है, ये टैक्टिस ठीक लग रही है। और ये आगे चल करके ये मान करके चलिए कि वचन देने से पहले अब ये विचार करने के बिंदु आगे आने लगेंगे। हम ठीक राह पर पढ़ रहे हैं। राजनीतिक दल सवाल पूछे, लेकिन पहले दूसरे का जवाब दे दें, फिर अपना सवाल पूछें। और इससे एक फायदा और भी होता दिख रहा है मुझे शर्मा जी, कि जो जनता भूल जाती थी कि क्या वादे किस दल ने किए हैं, वो भी शायद अपने मन मस्तक में पुनः उसको याद कर लेगी कि हाँ ये वादे किए थे, तो उसका असर भी चुनाव पर होगा। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ये जनता भी इसको याद रख लेगी और फिर मीडिया के लिए भी एक नया विषय ये मिल जाएगा। जब भी चुनाव होंगे और नए वादे होंगे तो मीडिया में भी ये पैकेज बनने लगेंगे कि अगर इन्होंने कृषि की ये घोषणा की है तो पिछले ये घोषणा थी और उसके ये रिजल्ट थे। ये एक प्रकार से जनता भी इससे जागरूक तो होगी। लेकिन इससे नुकसान तो दोनों ही दलों को होगा, क्योंकि वो वचन सामने आएंगे, वो घोषणाएं सामने आएंगी जो उनने पूरी नहीं की होंगी।
ये बात बिल्कुल सही है। इससे राजनीतिक दलों की साख पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि जब ये बात सामने आएगी कि इन्होंने ये बात कही थी और ये पूरी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं वैसे ही राजनीति की साख गिरती चली जा रही है। लेकिन इस विश्लेषणों से साख जरूर गिरेगी। इससे सबक लेते हुए राजनीतिक दलों को चाहिए कि 2023 में या लोकसभा के लिए 24 में जो घोषणा करें, सोच समझ करके घोषणा करें और वही घोषणा करें जो पूरी कर सके। तो सिद्धार्थ जी, सबक तो लेना ही चाहिए राजनीतिक दलों को। साख यदि उनकी गिरेगी तो आपकी भी गिरेगी, क्योंकि आपने वचन पत्र पूरे नहीं किए। तो सवाल से क्यों भागना कि आप यह कह सकते हैं कि हमने शुरुआत कर दी थी, ये वचन हमने पूरे कर दिए थे, या इतने वचन जो हमारे थे वो इस समय के बाद लागू करने वाले थे। भागना क्यों सिद्धार्थ जी? लगता है सिद्धार्थ जी से संपर्क टूट गया, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आशीष जी, सवाल तो यही आपके लिए भी है कि भागना क्यों? बता दीजिए ना कि ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, ये वचन हम पूरे कर चुके हैं, इन परिस्थितियों के कारण हमने ये नहीं किए। क्योंकि जनता के सामने तो आपके वचन भी, आपकी घोषणाएं भी जा रही हैं कि ये आपने पूरी नहीं की, तो नुकसान तो आपको भी होगा। निश्चित तौर पे आपने जो बात कही है वह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि हमने जो काम किए हैं, हम उन्हीं कामों की दम पर अपने जनता के बीच में 2023 के चुनाव में जाने वाले हैं। तो हम तो लगातार जनता के बीच में उन्हीं सवालों के साथ जाने वाले हैं जो सवाल हमने स्वयं तय किए थे कि हम ये काम करेंगे। और जो हमारा वचन था, उस वचन पत्र पे हम भी देख रहे हैं कि हम कहां तक पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पे जब हम एवरेज देखते हैं, दोनों दलों की स्थितियों पर देखते हैं, कांग्रेस की उन परिस्थितियों को भी देखते हैं कि कांग्रेस ने 2003 की स्थितियां क्या हुआ करती थी कांग्रेस सरकार में, तो आज हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश उत्तरोत्तर वृद्धि करने की स्थिति में है। और मध्य प्रदेश में सारी योजनाओं जो फलीभूत हुई हैं, उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। आज आप देखिए, किसी भी योजना में जब देखते हैं तो गरीब कल्याण से जुड़ी हुई हमारी हर एक योजना होती है, चाहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना रही हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के लिए जो लगातार हमारे द्वारा आवास बनाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, चाहे वो आवास रहे हों, चाहे वो उज्ज्वला योजना। लेकिन आशीष जी, उनकी तो हम बात कर ही नहीं रहे ना, जो घोषणाएं आपने पूरी कर दी हैं और वो सवाल भी नहीं किए जा रहे हैं। गरीबों को लाभ देने वाली कोई भी योजना होगी तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। और मध्य प्रदेश की भूमि पर यह परिवर्तन छोटा मोटा नहीं है, बड़ा परिवर्तन है। आप सड़कों को देखिए, आप बांधों को देखिए। तो आशीष जी, ऐसा तो नहीं है कि दांव उल्टा पड़ जाए, आपकी कमियां भी वो गिनाने लगे जो भूल गई हो जनता, आपकी बाकी योजनाएं, लोक लुभावन योजनाओं की बदौलत। विभिन्न देशों के लोग आए और उन्होंने खुद मध्य प्रदेश के अंदर अपने उद्योगों को स्थापित करने के लिए विचार किया। तो ये बहुत बड़ी एक जीत है मध्य प्रदेश की सरकार की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। लेकिन आशीष जी, ऐसा ना हो कि दांव उल्टा पड़ जाए, क्योंकि आपकी उन योजनाओं को भी, उन घोषणाओं को भी वो सामने रखेंगे ना जनता के, जो आपने किए थे, जो वादे कर दिए उसकी नहीं, उससे आगे की जनता सोचती है। उनने 51,000 रुपए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाकर की थी, वादे किए, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया। यदि कहीं कमी रह गई होगी तो आने वाले जो हमारे 4 से 5 महीने का जो हमारा समय है उसमें हम वो भी पूर्ति करेंगे। ऐसा मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा है। और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार, मैं ये कह सकता हूं कि वह प्रत्येक चीज को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करती रही है और अध्ययन करने के बाद काम करती रही है। चाहे आपको याद होगा कि आरक्षण का विषय जब चल रहा था, हमने कहा था कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराएंगे, तो हमने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए। ये भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी है। तो ये आने वाला जो हमारा समय होगा वो हमारे वचन पत्र के आधार पे हम भी अपने वचन पत्र को तय कर रहे हैं और आने वाले समय में हम उन्हीं वचनों के साथ में जनता के बीच में जाएंगे और उन पर काम करेंगे। उन्हीं वचनों के साथ तो वो आ रहे हैं ना। जिस तरह से बजट की राशि लैप्स हो जाती है, वैसी लैप्स नहीं हो रही है, वही वचन लेकर आए। सिद्धार्थ जी, जन कल्याणकारी कार्यक्रम रहे हैं, ठीक है। आशीष जी, जो बात आप कह रहे हैं ना कि जो वचन रह गए होंगे, जो घोषणा रह गई होंगी, उनके साथ आगे बढ़ेंगे, तो वही काम तो कांग्रेस कर रही है, लैप्स नहीं कर रही ना। वही वचन तो कह रही है कि हम आगे उन्हीं को पूरा करेंगे। तो सिद्धार्थ जी, साथ तो आपकी भी गिरेगी। जो शर्मा जी कह रहे थे, यदि आपने वचन पूरे नहीं किए होंगे तो जो पुरानी बातें याद दिलाई जाएंगी, वचन पत्र याद दिलाए जाएंगे जनता के बीच में, फिर यादें ताजा की जाएंगी, तो नुकसान तो कांग्रेस को भी होगा कि आपने 15 माह में ये पूरा नहीं किया, आपने 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो ये नुकसानदायक ना हो जाएगा।
देखिए, मैं शर्मा जी का बहुत सम्मान करता हूँ और उनको गुरुजी बोलता हूँ। और मैं गुरुजी से ये बोलना चाहता हूँ कि गुरुजी अब तो कम से कम इस उम्र में निष्पक्ष बात करें आप। जनता त्राहिमाम कर रही है, 25,000 झूठी घोषणाएं और पट्टिकाएं लगा दी गई हैं, पर कहीं पे भी जो 60% केंद्र से जो राशि आती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है, दोनों 60% राशि आप ला नहीं पा रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट आपके फेल पड़े हुए हैं, कहीं पे पैसा नहीं है, पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है। उसके बावजूद आप कमलनाथ जी से और उनसे सवाल उठा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, शर्मा जी तो ये कह रहे हैं, शायद आप बीच में संपर्क टूट गया था सिद्धार्थ जी, इसलिए याद दिला रहा हूँ आप कि दोनों ही जवाबदेही बढ़ेगी, दोनों की। कम से कम वचन पत्र पे, घोषणा पत्र पे चर्चा तो शुरू हुई राजनीतिक दलों की। देखिए, मैं एक बात आपसे चौकसे जी बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस से ज्यादा जिम्मेदारी आज भारतीय जनता पार्टी की है। जब वो आए थे, क्या क्या जुमले लेकर आए थे? स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैंने पूर्व में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, क्या ये तीनों बना पाए? आप उनसे पूछिए। आज हमारा कोष खाली पड़ा हुआ है। आप देखिए, बैकलॉग के पद नहीं भरे गए हैं। आप देखिए किस प्रकार से संविदा शिक्षक हड़ताल पे बैठे हैं, किस प्रकार से अतिथि शिक्षक हड़ताल पे हैं। 500 रुपए में आपने टीचर रखे थे। अरे आप आशीष जी सुनना सीखें, आप लोग बहुत जल्दी सुन रहा हूँ आपकी बात को, पर आप यदि कोई असत्य बात सामने रखेंगे मध्य प्रदेश की जनता के सामने, तो मुझे वह बात स्पष्ट करनी पड़ेगी। ये असत्य बात नहीं है। 1.5 लाख बैकलॉग के पद अभी आपके भरे नहीं है, उसमें कई आदिवासी और दलित है ना, उनकी ओवर एज हो गए हैं, इसको आप स्वीकार करिए। और आपके 4,832 आदिम जाति कल्याण विभाग बंद हो गए हैं, इसको स्वीकार कीजिए। अभी आपका पोषण आहार का सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें अब अखबार तो सिद्धार्थ जी आप खुद ही कह रहे हैं ना कि आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की ठीक नहीं है, तो फिर आप क्यों आने वाली जब सरकार आप कह रहे हैं कि हमारी बनेगी, दावा कर रहे हैं, तो ये वचन पूरे कर देंगे, तब आर्थिक स्थिति क्या सुधर हो जाएगी? चौकसे जी, अवश्य मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी सरकार आती है, उसकी जिम्मेदारी होती है प्रदेश को चलाने की। और माननीय कमलनाथ जी का जो विजन है, उसमें रेवेन्यू जनरेशन का जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, उसमें किस प्रकार से युवाओं को रोजगार देना। आज मध्य प्रदेश 3-4 प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ है, तो हमारे पास पर्यटक का बहुत बड़ा सोर्स है। हम उन सब चीजों को एक बड़े रूप में, बड़े पटल पे लाके और प्रदेश को विकसित बनाएंगे। और ये मैं आपको बड़ा जिम्मेदारी से बोलना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर माननीय कमलनाथ जी को मौका मिलता है, तो आप ये बात मान के चलना है, हिंदुस्तान में विकसित प्रदेशों में मध्य प्रदेश आएगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट है आज कि मध्य प्रदेश में अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। आप बताइए केरला, कर्नाटका या अन्य राज्य के कोई ठीक है, उम्मीद है कि आप कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। शर्मा जी से एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं। शर्मा जी, चुनाव में वादे दोनों करते हैं, घोषणा पत्र भी, वचन पत्र भी, उसको नाम जो भी दे दें, ये तो आम तौर पर होता ही है। लेकिन अब एक अंतर दिख रहा है 2023 के चुनाव में। अब तक मिस्टर बंटाढार की टैगलाइन से बीजेपी आ रही थी, लेकिन अब आपको लगता है कमलनाथ टारगेट पर रहेंगे? देखिए, ये बात सही है। और सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थ जी से कहूंगा कि मैंने कांग्रेस या भाजपा की बात ही नहीं की थी, मैंने दोनों राजनीतिक दलों का कहा था। वो मैंने इसलिए स्पष्ट कर दिया था कि वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये बात सही है कि इस बार जो टारगेट होगा भाजपा का कांग्रेस पर हमला करने का, उसमें कमलनाथ जी का चेहरा होगा। उसका कारण ये है कि इस पूरे, अगर आप पिछले दिनों के कमलनाथ जी की सरकार जाने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद अगर आप देखें, तो कांग्रेस की बराबर कोशिश 2 चीजों पर रही है। एक तो निचले स्तर पर मंडलम या निचले स्तर पर जाना, और दूसरा कमलनाथ जी के चेहरे को प्रोजेक्ट करना। अगर आप 2018 के चुनाव में देखेंगे तो उन्होंने कमलनाथ जी के चेहरे को प्रस्तुत तो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ग्वालियर अंचल में और चंबल अंचल में वहां एक कंफ्यूजन था कि महाराज भी बन सकते हैं, कमलनाथ भी बन सकते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन था, तो इस बार कांग्रेस बराबर ये कोशिश कर रही है कि चेहरा हमारा एक ही रहे। इसका कांग्रेस को लाभ तो होगा, लेकिन भाजपा सबसे ज्यादा अटैक अगर करेगी तो फिर वो कमलनाथ के चेहरे पर ही करेगी। तो टारगेट भी फिक्स है, लक्ष्य भी फिक्स है इस बार। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए शर्मा जी माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार टारगेट भी फिक्स है, लक्ष्य भी दोनों दलों का साफ है कि 2023 में एक को सत्ता में बरकरार रहना है और दूसरे को सत्ता में वापसी करना है। एक अच्छी बात हो गई कि दोनों अपने वचन पत्र या घोषणा पत्र कहें, याद दिला रहे हैं एक दूसरे को कि आपने ये वचन दिया था, पूरा नहीं किया, तो वो कह रहे हैं कि आपने ये घोषणा की थी, पूरी नहीं की। कम से कम जनता
के दिन से जो स्मृति विश्राम हो गया होगा वो यादें ताज़ा हो जाएंगी और वो भी विचार करेगी कि किसके वचन में दम था, किसने पूरा किया, किसकी घोषणा में दम है, किसने पूरी की। हिसाब किताब बराबर होगा तो मतदाता अपने विवेक पर निर्भर होकर अच्छे से मतदान करेगा और तय करेगा कि 2023 के बाद 5 साल किसके हाथ में बागडोर सौंपता है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।